Hello students, this is your IGSO lecture number 10, Newton's laws of motion. In this chapter, we will discuss about inertia and laws of motion. First thing, what do you mean by inertia? Inertia क्या होता है? Anyone know? Inertia is tendency of a body to oppose change in state of rest and state of motion is called inertia. मीन्स इनर्शिया जो है वो क्या है, एक टेंडेंसी, एक नेचर है जो क्या करता है, हमेशा चेंज का अपोज करता है. ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो क्या है, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन का अपोज करेगा. कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट का अपोज करेगा. ठीक है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अपनी इच्छा से स्टेट चेंज नहीं कर सकता, उसे स्टेट चेंज करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है. ठीक है, या आप किसी बॉडी में आप सोच लीजिए कि जो आलसीपन है उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, यदि कोई हम सो रहे हैं तो क्या है, जब तक हम सोते ही रहेंगे, है ना, या हम खेल रहे हैं तो कब तक खेलते ही रहेंगे. तो ये हमारा कौन सा नेचर है, इनर्शिया नेचर है, कि जब तक हम सो रहे हैं तो सोते ही रहेंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें उठाए ना. या फिर हम खेल रहे हैं तो क्या है, खेलते रहेंगे जब तक हमारे पापा एक्सटर्नली हमें फोर्स लगा करके घर में अंदर पढ़ने के लिए नहीं बोले, तब तक हम खेलते रहेंगे. तो उसी नेचर, उसी टाइप के नेचर को हम बोलते हैं इनर्शिया, कि कोई भी बॉडी हमेशा चेंज का अपोज करती है. वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती है. ठीक है, और यदि आपको इस इनर्शिया नेचर को ब्रेक करना है तो आपने क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, और इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड्स ऑन मास. ठीक है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास. यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है. मतलब एक लाइट ऑब्जेक्ट है, एक हेवी ऑब्जेक्ट है, दोनों रेस्ट में, दोनों को यदि आपको मोशन में लाना है तो हेवी ऑब्जेक्ट में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, जैसे ही एक बच्चा झूला झूल रहा है और एक बड़ा पर्सन झूला झूल रहा है, बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में हम झूले को पकड़ के रोक सकते हैं. लेकिन कोई बड़ा इंसान झूला झूल रहा है तो क्या हम उस रस्सी को पकड़ के उसको सडनली रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं. कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, साइकिल और बच्चे को एक साथ पकड़ करके उसे रिस्ट में ला सकते हैं. लेकिन कोई कार मोशन कर रही है तो क्या हम उसे पकड़ करके रिस्ट में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्योंकि कार का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. ठीक है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर. तो कुछ बुक्स में बोलते हैं इनर्शिया का यूनिट क्या है, केजी है. ठीक है, लेकिन ये पूरा 100% सही स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया. किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया की. इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं. ठीक है, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. मतलब वो नेचर जो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, चेंज का अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, जैसे कोई भी बॉडी है वो सडनली, जैसे हम खड़े खड़े ज्यादा दूर तक जंप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या है, इनर्शिया. यदि हमें लॉन्ग जंप करना है तो हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, इनर्शिया को ब्रेक करना पड़ेगा. मतलब कुछ दूरी से हमें दौड़ के आना पड़ेगा. या फिर जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे, जैसे ही कार में बैठे हैं, कार एक्सेलरेट हुई, अचानक चलती है तो हम कहाँ गिरते हैं, पीछे वाली साइड गिरते हैं ना. जैसे मान लो ये चेयर है ना, यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है इस टाइप से, उसके पैर ऐसे नीचे लटके हुए है ना. तो जैसे ही कार आगे एक्सेलरेट होगी, ये हमारा जो बैक है वो कहाँ टकराएगा, सीट से टकराता है. क्यों, क्योंकि जैसे ही कार ने एक्सेलरेट किया, हमारा जो पार्ट सीट से टिका हुआ है वो तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन में आ गया, मोशन में आ गया. लेकिन ऊपर वाला पार्ट इनर्शिया की वजह से क्या है, रेस्ट में है, तो हम कहाँ टकरा जाते हैं, पीछे वाली सरफेस से टकरा जाते हैं. और भी एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, जैसे ट्री है, ट्री है, मान लो ये ट्री है, यहाँ पे एक फ्रूट लटका हुआ हैवी है ना. यदि हम ट्री को शेक करते हैं तो ये क्या करेगा, मोशन करने लगेगा. और जो लीव्स वगैरह हैं या जो छोटी चीजें फ्लावर्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, ट्री के साथ मोशन करने लगेंगे. लेकिन ये हैवी फ्रूट है, ये मोशन की टेंडेंसी नहीं होगी, ट्री इसको खींचेगी तो इसके जॉइंट पर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा और ये टूट करके नीचे गिर जाता है. ये भी इनर्शिया का एग्जांपल है ना. इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहती है. जैसे आपने ये एग्जांपल पढ़ा होगा, ये मान लो ग्लास है ना, ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रख दिया
और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया, ठीक है। जैसे ही कॉइन को हमने बहुत तेज फोर्स से सडनली मूव किया तो उतने टाइम में ये कॉइन मोशन में नहीं आ पाता, क्योंकि वो तो चाहता है रेस्ट में रहना, ठीक है। तो ये कॉइन, ये कार्डबोर्ड अलग हट जाता है और ये कॉइन कहाँ गिर जाता है, कप में गिर जाता है। ये आपने देखा होगा, ठीक है, कॉइन वाला एग्जांपल। फिर आपके कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल है ना, कैरम में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कॉइन होते हैं ना। कई बार हम यदि धीरे से मारते हैं, है ना, धीरे से आपने बॉटम वाले को मारा तो ये पूरे के पूरे सभी कॉइन्स गिर जाते हैं। लेकिन यदि हम बहुत तेज मारें तो क्या होगा, ये वाला कॉइन मूव कर जाएगा और बाकी सब रेस्ट पे रहेंगे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो वो किसकी वजह से होता है, इस नेचर को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। सेकेंड आपका हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, कि कोई भी मूविंग बॉडी है वो सडनली रेस्ट में नहीं आ सकती, है ना। जैसे इसका एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल है कि जैसे आपका जो छोटे बर्ड्स हैं, है ना, चिड़िया हो गया या जो भी छोटे बर्ड्स है वो सडनली फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका पिकॉक हो गया वो सडनली फ्लाई नहीं कर सकता। उसे क्या करना पड़ता है, पहले कुछ देर रन करना पड़ता है अपने इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए, देन वो फ्लाई करता है। एरोप्लेन, आपका हेलीकॉप्टर हल्का होता है, इजीली सडन फ्लाई कर सकता है, लेकिन एरोप्लेन क्या है, यदि जितना बड़ा एरोप्लेन है उसे उतना ज्यादा रनवे पर रन करना पड़ेगा इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए। फिर इनर्शिया ऑफ मोशन, टेंडेंसी टू अपोज टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मोशन को अपोज, मोशन में चेंज करने के लिए, है ना। कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, ठीक है, जब तक कि हम उस पर फोर्स नहीं लगाएं। तो उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जैसे मान लो हम एक कार में जा रहे हैं, सडनली ब्रेक लगा दें तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा इनर्शिया है वो क्या चाहता है, हम मोशन में है तो मोशन में ही रहें। अब जैसे मान लो क्यों हम आगे की तरफ गिरते हैं, जैसे ही हमने ब्रेक लगाए, हम कार रुक गई तो हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है जो कार के कांटेक्ट में, वो तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन ऊपर वाला इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ मोशन कर गया। हम चलती हुई बस से गिरते हैं, है ना, मतलब कूदते हैं। अब बस चल रही है तो हमारा मोशन, बॉडी भी चल रही है मोशन में। जैसे ही हमने सडनली रेस्ट पे आया तो क्या होगा, जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर कूदे ट्रेन से, आपका ट्रेन मोशन में है तो आपकी बॉडी भी मोशन में। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर कूदे, आपका बॉटम वाला पार्ट, आपके पैर क्या हो गए, रेस्ट पे आ गए, लेकिन ऊपर वाला पार्ट इनर्शिया की वजह से मोशन में रहेगा। और आप किस साइड गिरते हैं, जिस साइड उसका ट्रेन का मोशन होता है। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल मॉड्यूल में दिए हुए हैं। जैसे अब क्या होता है, कई बार हम कारपेट पे, ब्लैंकेट पे क्या करते हैं, एक डंडे से मारते हैं तो क्या हो जाता है, डस्ट सेपरेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जिस पार्ट में मारा वो वाला पार्ट क्या करना लग जाता है, मोशन में हो जाता है। बाकी वाला पार्ट क्या होते हैं, रेस्ट पे आ जाते हैं, तो इससे वो डस्ट क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। कई बार कीचड़ में हमारे पैर पे, है ना, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, हमारे पैरों में मिट्टी लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जूते को, शूज को क्या करते हैं, झटका मारते हैं ना। उससे क्या होगा, पहले तो हम उसको मोशन में लाए और हमने क्या किया, अचानक पैर को रोक लिया तो हमारा शूज तो क्या हो गया, सडनली रेस्ट में आ गया, क्योंकि वो तो हमारे कांटेक्ट में था, लेकिन उस पर लगे हुए जो मिट्टी और कीचड़ है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कपड़े सुखाने के पहले हमारी मम्मी क्या करती, कपड़े को झटकारती है, उससे क्या होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, है ना, वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। क्यों, उसके इनर्शिया की वजह से। पहले हमने उसको मोशन में लाए और जस्ट हमने कपड़े को सडनली रोक लिया, अब कपड़ा तो रुक गया लेकिन वो ड्रॉपलेट बिना कांटेक्ट की वजह से रुक नहीं पाती, इसलिए वो क्या हो जाती है, हमारे कपड़े से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। थर्ड है इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या होगा, कोई भी पार्टिकल अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करता। यदि उसे मोशन की डायरेक्शन चेंज कराना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अब एग्जांपल मान लो, एक फिरकनी होती है ना जिसको हम इसे घुमाते हैं, बचपन में आपने इसे घुमाया होगा, है ना, ऐसे उसके घुमाते हैं। अब यदि यहाँ पे आप इसको क्या करें, पानी डाल दें ड्रॉप, तो वो किस डायरेक्शन में उछलती है, उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में उछलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिना फोर्स की वजह से वो मोशन नहीं कर सकती। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो एक लायन, एक, है ना, माउस को खाने की कोशिश कर रहा है, तो माउस या रेबिट ने क्या किया, सडनली अपना मोशन चेंज कर लिया, लेकिन जो लायन होगा वो ऐसे सडनली चेंज नहीं कर पाता। वो जैसे स्पीड में आ रहा है, जैसे रोका वो ऐसे जाता है। क्यों, क्योंकि चाह कर भी वो सडनली नहीं रोक पाता। क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो सडनली डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। साइकिल से या बाइक से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से छोटा टर्न लेके सडनली 90 डिग्री पे हम टर्न कर सकते हैं। लेकिन कार हो गई, आपका बड़े व्हीकल हो गए जो ज्यादा हेवी है, वो क्या हो गए, यदि आपको ट्रक
ट्रक से आ रहे हो और सडनली आपने ट्रक को पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया तो क्या होगा, ट्रक ऐसे पलट जाएगा, क्योंकि सडनली अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ज्यादा मास होगा तो उसको ज्यादा फोर्स या ज्यादा टाइम की जरूरत लगती है इनर्शिया को चेंज करने में। ये आपका था इनर्शिया, ठीक है। अब इसी को हम एक न्यूटन्स ने जो लॉज दिए थे, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? A body is continuously state of rest or state of motion until external force applied on it। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तभी वो क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। तो इनर्शिया में यही बोला था, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चेंज का अपोज करती है। यदि आपको रेस्ट से मोशन में लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने भी यही बोला, ठीक है, कि कोई बॉडी की यदि स्टेट चेंज करना है, ठीक है, यदि तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत लगेगी, और यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हो गया, एवरी बॉडी इज कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, वो जैसी है वैसी रखी रहती है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसा है, क्वालिटेटिव है, क्योंकि न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसा है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है इसने फोर्स की क्या बताई, क्वालिटी बताई। क्या क्वालिटी बताई कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द कॉज विच चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। ये फोर्स की क्वालिटी है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के पहले हम पढ़ते हैं मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। या मोमेंटम इक्वल्स टू होता है P इक्वल्स टू एम वी। P इक्वल्स टू एम वी। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन हो जाती है जो आपको मोस्टली बुक्स में मिलती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब देखो यूनिट की बात करें, मास की यूनिट क्या होता है, केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड, या सीजीएस में क्या हो गई, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही क्या होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू हमने बोला mv, ठीक है। अब मोमेंटम कब चेंज होगा, मास चेंज हो जाए या फिर वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक। अब वेलोसिटी में चेंज कौन करता है, यदि कोई फोर्स नहीं है तो स्टेट चेंज होगी नहीं, यदि वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो काम कौन करता है, फोर्स करता है। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए कोई बॉडी था 2 kg का, ठीक है। एक था 3 kg का, ठीक है। इसका मोमेंटम था, इनिशियल वेलोसिटी आपने ले लिया u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब रेस इसका भी u हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसकी भी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो किसका मोमेंटम ज्यादा है, किसका मोमेंटम ज्यादा है, इसका मोमेंटम ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यदि हम बोलते हैं इसका मोमेंटम कितना होगा, मास कितना है 3 है, तो इसका मोमेंटम 30 kg मीटर पर सेकेंड है, और इसका मोमेंटम कितना है 20 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि P इक्वल्स टू होता है mv, ठीक है। m कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मतलब यदि हम दोनों को सेम फोर्स लगाया है,
ठीक है, दोनों पर हमने क्या लगाया है, सेम फोर्स, तो उसका मोमेंटम चेंज करने में ज्यादा टाइम लगा है। आ गई बात समझ में? या फिर आप ऐसे समझिए, इसको हमने फोर्स लगाया था F1, इस पे फोर्स लगाया था F2, है ना। दोनों को 10 सेकंड के बाद ये कंडीशन है, कितने सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। तो कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होगा, जिसने ज्यादा मोमेंटम चेंज किया है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, मतलब यदि दो फोर्स है, दोनों को हमने सेम टाइम के लिए अप्लाई किया, एक ने ज्यादा मोमेंटम चेंज किया, एक ने कम मोमेंटम चेंज किया, तो ऑब्वियसली जिसने मोमेंटम ज्यादा चेंज किया है वही फोर्स ग्रेटर होगा। ये एग्जांपल के लिए टू ऑब्जेक्ट, दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम है, लेकिन एक को चेंज करने में 10 सेकेंड लगा, दूसरे को 15 सेकेंड लगा, तो कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होगा, जिसने वही काम किसने किया है, 10 सेकेंड में किया है ना। जैसे एक ट्रक को रेस्ट से मोशन में लेके आना है, 0 मीटर, है ना, रेस्ट से 15 मीटर पर सेकेंड तक लेके आना है। यदि हमने F1 फोर्स लगाया तो उस टाइम में लगे हमने 10 सेकेंड लगे, F2 फोर्स लगाया तो वही काम हमारा हो गया 4 सेकेंड्स में। तो कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसने टाइम कम लिया, F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, मतलब कोई भी फोर्स बड़ा कौन सा होता है, जिसने टाइम कम लिया हो या फिर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा किया हो। ठीक है, तो हम यहां से न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, वो आपको स्टेटमेंट याद रखना है, और वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए। यदि बैलेंस फोर्स है, दोनों साइड से आपने इक्वल फोर्स लगा दिए, तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल हो जाते हैं, और वहां पर कोई भी स्टेट चेंज नहीं होता। तो फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए। दूसरी बात, एक्सटर्नल होना चाहिए। एक्सटर्नल का मतलब हमारे सिस्टम से बाहर का होना चाहिए। सिस्टम के यदि अंदर है तो कोई स्टेट चेंज नहीं होती। जैसे हम कार के अंदर है, कार हमारा सिस्टम है, यदि आप आगे वाली सीट को धक्का मारोगे तो हमारी कार मोशन नहीं करेगी। या फिर हमारी कार मूविंग है, आपने क्या किया, आगे वाली सीट को पकड़ के खींच दिया पीछे की तरफ, तो क्या कार रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। लेकिन यदि आप सीट कार के बाहर हो, बाहर से आपने कार को पुश किया, तो कार की स्पीड बढ़ सकती है। अपोजिट डायरेक्शन में यदि आपने फोर्स लगाया तो कार की स्पीड कम हो सकती है। मींस स्टेट जो चेंज है वो कौन सा करता है, एक्सटर्नल फोर्स करता है, वो भी कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए। और आप ये ध्यान रखें, यदि हम किसी भी फोर्स की बात की है तो वो कैसा होगा, अनबैलेंस एक्सटर्नल ही होगा, क्योंकि जो इंटरनल होता है या बैलेंस फोर्स होता है वो कोई भी स्टेट चेंज नहीं करता है। ठीक है, डिफॉर्म कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है मतलब कार को आपने आगे वाली सीट को पकड़ के आपने खींचा तो हो सकती है कि सीट उखड़ जाए, लेकिन कार की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, है ना। मीन जो एफ है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज, ये इसको बोलते हैं डेल्टा, ट्रेंगल को, है। ट्रेंगल का मतलब होता है चेंज, और चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, किसी भी चीज का चेंज हो, है ना। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई टी। अच्छा, एफ प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन, मतलब टाइम भी आएगा, है ना, बाई टी। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, इनिशियल स्पीड u है, फाइनली उसका मास कितना है, m है, इनिशियल फाइनल स्पीड v हो गई, तो मैं f प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ mv माइनस mu अपॉन टाइम। f प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लो, v माइनस u बाई टी। v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो f प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अच्छा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलती है, प्रैक्टिकली मिलती है ना, और वो कितनी मिलती है, k मिलती है। तो f इक्वल टू कितना मिल गया, k m a, है ना, वो कांस्टेंट k। और इस वाले केस में जो प्रैक्टिकली वैल्यू मिला k की वैल्यू, वो k की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर हम एरो भी लगा देते हैं। आ गई बात समझ, तो ये फॉर्मूला आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला बनेगा फिजिक्स का। ठीक है, अच्छा, ये फोर्स कैसा होना चाहिए, एक तो एक्सटर्नल होना चाहिए, दूसरा कैसा है, अनबैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अनबैलेंस मतलब उनका रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए। यदि रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो उसको हम बोल देंगे बैलेंस फोर्स है। क्लियर है, यूनिट्स देख लो थोड़ा सा, है ना। मास की यूनिट क्या है,
केजी एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूटन। ये कौन सा है, एसआई रिलेशन है। सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और 1 ग्राम सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में रखा, ठीक है। तो कितना हो गया, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका क्या बन गया, डाइन। क्या बन गया, ये वाला जो अमाउंट है वो क्या बन गया, डाइन। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, या 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, ये हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला। इस फार्मूले में एक चीज याद रखना, एफ इक्वल्स टू एम ए कब यूज कर सकते हैं, जब मास क्या हो, कांस्टेंट है। आ गई बात में, ये याद रखना, ये कब अप्लाई होता है, जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो। मोस्टली क्वेश्चन में हमारे मास में कोई चेंज नहीं आता है, या जो चेंज आता है वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब यदि हम बोलें कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, न्यूटन साहब ने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ इज प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या हम बोल सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए। दोनों फॉर्मूले सेम ही है ना, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यदि हम, ये फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये कैसा है, एक्सटर्नल है, और कैसा है, अनबैलेंस फोर्स है। यदि हम बोले एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है, तो ये 0 करके देखते हैं, एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, डेल्टा पी बाई टी। ये वाला तो 0 हो गया, मतलब 0 इक्वल्स टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होगा, P2 माइनस P1, तो इधर आओगे P1 इक्वल्स टू क्या हो गया, P2 हो गया। इसका मतलब है यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व होता है। ठीक है, ये हम थर्ड लॉ से भी एक्सप्लेन करके देखेंगे कि इफ एक्सटर्नल फोर्स 0, मोमेंटम विल कंजर्व। व्हेन external force is 0, the momentum of object, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करें या और सिस्टम की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज 0, द मोमेंट, द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंजर्व। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया, इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब है अनचेंज, या हम बोल सकते हैं अनचेंज, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। Okay? यदि किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता। अब यदि इस टाइप से भी देखा जा सकता है कि मास तो चेंज हो नहीं रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होता है। चलो इसको हम फर्दर यदि और एक्सटेंड करें तो हम लिख सकते हैं P2 इक्वल्स टू P1 एम, एम वी है ना फाइनल वेलोसिटी, एम वी इक्वल्स टू एम यू। एम से एम कैंसिल हो गया, मतलब v इक्वल्स टू यू, मतलब हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। यही हमें बोला था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ में यही था कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को कौन चेंज करता है, फोर्स चेंज करता है। यदि फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं होता, स्टेट में चेंज नहीं होता, इसका मतलब है जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जो इनिशियल है वही क्या होगा, फाइनली होगा। ठीक है, हाँ एक बात समझ लीजिए कि यदि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो रेस्ट में हो, वो जरूरी नहीं है, वो यूनिफॉर्म मोशन में भी चेंज हो सकता है। मतलब यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है किसी सिस्टम में, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। वेलोसिटी में चेंज नहीं होता इसका मतलब रेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा मतलब जैसा है वैसा ही मोशन करता रहेगा जब तक उस पर हम कोई दूसरा फोर्स नहीं लगाएं। ठीक है, अब मन में आ रहा होगा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, वो होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा लगता है, ठीक है, तो इसलिए उस फोर्स की वजह से रुक जाता है। यदि हम फ्रिक्शन फोर्स को 0 मान ले तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं रुकेगा।
क्लियर है? तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में भी जो चीज बोली थी वही हम सेकंड लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बताया था? क्वालिटी बताई थी फोर्स की। क्या क्वालिटी बताई थी? कि फोर्स इज द कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो है ना ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। यहाँ पे सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ ने क्या बताया? अमाउंट बताया, कितना फोर्स लगता है। तो फोर्स कितना लगता है? F इक्वल टू ma लगता है, मास इंटू एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्योंकि इसने क्या बताया? क्वांटिटी बताया। फर्स्ट ने क्या बताया था? क्वालिटी बताया था। क्या क्वालिटी बताया था? कि फोर्स इज द कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। अब हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर फोर्स का एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को मारा, तो जितना फोर्स आपने वॉल पे लगाया, यदि वॉल को मारा तो उतना ही फोर्स वॉल ने आपको लगाया, ठीक है। जैसे आपने क्या करते हैं, मतलब पत्थर पे आपने तेजी से हाथ मारा, तो जितना फोर्स आपने पत्थर पे लगाया उतना ही फोर्स पत्थर ने आप पे लगाया। अब जो स्ट्रांग होगा वो बच जाएगा, जो वीक होगा वो क्या होगा? टूट जाएगा, है ना। जैसे विलन और हीरो एक दूसरे को सर से मारते हैं, तो दोनों को इक्वली फोर्स लगता है, लेकिन क्या होता है? हीरो का सर मजबूत होता है, उसको कुछ नहीं होता, और विलन मर जाता है, ठीक है। या आप किसी को घुटने से, है ना, उसके पेट पे मार दिया, तो क्या होगा? जितना फोर्स आपके घुटने पे लगा है उतना ही फोर्स उसके पेट पे लगा है, लेकिन घुटना हमारा मजबूत होता है तो हमें पेन नहीं होता और उसको काफी चोट आती है। लेकिन दोनों का जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो क्या होगा? इक्वल होगा। अब ये दोनों ध्यान रखना कि कौन सा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन कौन सा होगा, रिएक्शन कौन सा होगा? आपने घुटने से मारा किसी को, तो वो एक्शन है, या आपको जो मिला वो रिएक्शन है? तो ऐसा कोई भी डिफाइन नहीं है, कोई भी एक्शन ले सकते हो, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन इन जनरली हम जो करते हैं उसे हम एक्शन मानते हैं, जो हमें मिलता है उसको हम रिएक्शन मानते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एट सेम टाइम विथ सेम नेचर। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपको किसी ने पीटा और कल जाके आपने उसको पीट दिया तो एक्शन का रिएक्शन हो गया। नहीं, एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे? दोनों सेम टाइम पे होंगे, ठीक है। जितना फोर्स आपने किसी बॉडी पे लगाया, सेम फोर्स उतने ही आपने बॉडी पे लगाया, ठीक है। मान लो आप दीवार को मारते हो, तो दीवार ने आपको पहले टच किया या आपने दीवार को पहले टच किया? दोनों ने सेम टाइम में किया, ठीक है। तो दोनों का टाइम भी सेम होता है। दूसरा, दोनों का नेचर भी सेम होता है। आप दीवार को पुश करोगे तो वो भी आपको पुश करेगा, है ना। आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो तो वो भी आपको खींचेगा। तो दोनों का नेचर भी क्या होता है? सेम होता है। मतलब एक बॉडी यदि दूसरी बॉडी को ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी को ग्रेविटेशन फोर्स से ही अट्रैक्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और फोर्स से अट्रैक्ट करे। आप उसको ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट करो, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से अट्रैक्ट करे, ऐसा नहीं होगा। दोनों का नेचर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल मान लो, ये है ना, यहाँ पे रिवर है। रिवर पर क्या होता है? यदि ये पर्सन को क्या करना है? जंप करना है, बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये बाहर निकालने के लिए इधर जाएगा, तो क्या करेगा? बोट पर इधर की तरफ मोशन करने के लिए वो बोट पर स्ट्राइट फोर्स लगाएगा। तो क्या होता है? बोट पीछे की तरफ मूव करती है। इसीलिए क्या करता है, एक पर्सन जो होता है वो क्या करता है? बोट को पकड़ के रखता है ताकि वो मोशन नहीं करे, है ना। आपने ये चीज देखा होगा। और भी एग्जाम्पल है ना, कि कई बार हम क्या करते हैं, मान लो एक बाइक है, ये बाइक है आपकी, ठीक है। इस बाइक को क्या कर रहे हैं? मान लो धक्का मार रहे हैं, है ना। धक्का मारते हैं, मान लो यहाँ पे आप उसको धक्का मार रहे हो, और यहाँ पे क्या है? स्लिपरी सरफेस है ना। तो जैसे ही आप उसको क्या करते हो? धक्का मारते हो, जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स उसने लगाया। तो यदि इतने फोर्स से आप कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं रोक पाएगा, तो आप क्या कर जाते हो?
स्लिप कर जाते हो, ठीक है। तो जो दोनों फोर्स क्या होते हैं, सेम अमाउंट के होते हैं, वो दोनों का नेचर भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई भी एक सरफेस पे फोर्स लगे और दूसरी सरफेस पे फोर्स नहीं लगाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक पेज है, फ्रीली फॉल पेज है ये, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, तो क्या आप उस पर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे ही आप उस पर पेन चलाने के लिए पेन लगाओगे, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब उसे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब आपको क्या चाहिए, रिएक्शन फोर्स चाहिए, रिएक्शन मिलेगा तभी आप उस पर क्या लिख पाओगे। या फिर हम बोल सकते हैं एक वुडन ब्लॉक आपने लटका दिया, इसमें आप कीला डाल सकते हो, जिसे आप इसको हथौड़े से मारोगे ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। यदि इसे आपको सपोर्ट करना है तो पीछे से एक सपोर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन फोर्स देना पड़ेगा, बिना रिएक्शन के ये मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तो फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बताया, नेचर बताया, सेकंड ने उसका अमाउंट बताया, और थर्ड लॉ ने हमें क्या बताया, उसका डायरेक्शन बताया, कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। हमेशा इक्वल और अपोजिट फोर्स कैंसिल आउट होते हैं क्या, एक्शन और रिएक्शन कैंसिल आउट नहीं होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, और डिफरेंट बॉडीज पे तो कैंसिल होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे बोले कि ये एक बुक रखी हुई है, बुक को क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है बुक पे, है ना। अब ये मोशन नहीं कर रही है, मतलब इस टेबल ने भी इस पे फोर्स लगाया होगा नॉर्मल, तो क्या नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब mg फोर्स किसने लगाया, अर्थ ने लगाया ब्लॉक पर, तो उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा, अर्थ के सेंटर पर होगा, कि अर्थ को भी इस ब्लॉक ने क्या, इस बुक ने क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, क्लियर। अब कुछ एक्शन रिएक्शन के और भी एग्जांपल है, जैसे स्विमिंग ऑफ मैन। स्विमिंग क्या करते हैं, स्विमिंग में हम क्या करते हैं कि वाटर पे हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, हम वाटर पर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वाटर हम पे लगाएगा, तो हम आगे की तरफ मोशन करते हैं। वॉकिंग ऑफ मैन में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो सेम फोर्स अर्थ हम पे आगे की तरफ लगाता है और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर आपका रॉकेट प्रपल्शन है ना, रॉकेट को मान लो लॉन्च करना है, तो उसमें क्या होता है, ये मान लो इस टाइप का रॉकेट है ना, तो यहाँ पे एक छोटे से होल में से क्या होती है, गैस बाहर आती है और बर्न करती है, तो ये क्या करती है, गैस बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जितना फोर्स वो नीचे की तरफ निकलने के लिए करती है उतना ही फोर्स वो ऊपर की तरफ भी लगाती है, जिससे आपका रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बैलून को हवा भर करके छोड़ दें तो बैलून कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि गैस निकलने के लिए नीचे निकल रही है, तो फोर्स कहाँ लगाती है, ऊपर की तरफ लगाती है ना। वैसे ही यदि आपका जो होस पाइप होता है, जैसे जो फायर ब्रिगेड होती है, फायर ब्रिगेड जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो बहुत तेज तेज प्रेशर से पानी डालना है, तो उस पाइप को दो तीन लोग पकड़ते हैं ना, क्यों, क्योंकि पानी, मान लो ये पाइप है ना, पाइप से पानी ऐसे निकल रहा है, तो पानी पे फोर्स आगे की तरफ लगा, तो पानी ने फोर्स पीछे की तरफ लगाया पाइप पर, तो पाइप पीछे की तरफ मूव करेगा, तो उसको पकड़ने के लिए दो तीन एम्प्लॉय क्या करते हैं, पाइप को टाइटली पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे गन एंड बुलेट, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे बुलेट फायर किया, ठीक है, तो हमें क्या लगता है, झटका लगता है। क्यों झटका लगता है, क्योंकि बुलेट पे फोर्स किस साइड लगा, आगे की तरफ लगा, तो बुलेट ने उतना ही फोर्स किस राइफल पर, पीछे की तरफ लगाया, तो इसलिए वो क्या मारती है, झटका मारती है, ठीक है। वैसे यदि हम स्नाइपर से शॉट मान लो फायर कर रहे होते हैं, ऐसे चलते चलते दौड़ते दौड़ते नहीं करते, उसी हम क्या लेते हैं, पोजीशन लेते हैं, क्यों, क्योंकि स्नाइपर जो होती है वो बुलेट को बहुत तेज स्पीड से फायर करती है, मतलब ज्यादा फोर्स लगाती है, तो बुलेट भी राइफल पर ज्यादा स्पीड से ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाएगा, तो उसे संभालने के लिए क्या चाहिए, एक स्टैंड और एक प्रॉपर पोजीशन भी चाहिए होती है, क्लियर है। तो इस लेक्चर में हमने बस न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ने थे, है ना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको मोस्टली 8th क्लास वालों के लिए, 9th क्लास वाले तो पढ़ चुके हैं ये वाला चैप्टर, है ना। तो ये मैंने जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और जहां से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम सॉल्व करेंगे, ठीक है।